नमस्कार प्रिय साथियों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम शिक्षा नीति 2020 इसके बारे में बात कर रहे हैं। शिक्षा नीति 2020 मैंने पूरी तरह एक बहुत अच्छा शानदार वीडियो बनाया, लगभग आधे घंटे का। प्रत्येक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण, प्रत्येक अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण, प्रत्येक तैयारी करने वाले जितने भी हैं, नई तैयारी करने वाले भी, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते हैं भविष्य में क्या बनेंगे, किस प्रकार से डिग्रियां करेंगे, तो उनके लिए मैंने पहले वीडियो डाल दिया है। अब जो आज का वीडियो है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बीएड कर ली, अर्थात एसटीसी कर ली है, बीएड कर ली है, वो शिक्षक भर्ती की लाइन में खड़े हैं, वो भर्ती होना चाहते हैं कि हमें भी गवर्नमेंट नौकरी लगाए, नौकरी की आस में खड़े हैं। उनके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। साथ में जो लगे हुए हैं नौकरी, उनके लिए भी लेकर के आया हूँ कि जो लगे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से उनकी स्थानांतरण नीति बनेगी, क्या वो उनको कोई प्रोत्साहन मिलेगा अच्छे कार्य करेंगे तो, या स्कूल में किस प्रकार से शिक्षण व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती हैं, डिजिटल को बढ़ावा दिया जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कहें तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अन्य जो सुख सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाएं, बच्चों किस प्रकार से अच्छी तरह उनका लालन पोषण हो और साथ में उनकी शिक्षा नीति के तहत अच्छा विकास हो, इन बातों पर फोकस है इस वीडियो में दे रहा हूं मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। शिक्षक भर्ती, बहुत सारे बच्चे अभी सस्पेंस में है कि 2020 की शिक्षा नीति लागू होगी तो पता नहीं क्या होगा भगवान, अब कैसे होगा, क्योंकि बताते हैं कि इसमें साक्षात्कार लागू हो गया है, और साक्षात्कार लागू हो जाता है तो आपको पहले पता है कि इसमें तो शायद भ्रष्टाचार होगा, इसमें भाई भतीजावाद होगा, ये दिमाग में आती ही बातें। तो ध्यान रहे इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप देखना, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्यों हो सकता है आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, आपके भाई बंधु, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस प्रकार से शिक्षक भर्ती होगी आगे 2020 की शिक्षा नीति लागू होने के बाद। तो मैं बात कर रहा हूं शिक्षक भर्ती की, और शिक्षक भर्ती के बारे में मैं बता देना चाहता हूं। सबसे पहले जो शिक्षा शास्त्र परीक्षण है, शिक्षा शास्त्र परीक्षण का मतलब यह है कि जो हम तैयारी करते हैं अपने जितने भी विषय हैं उन विषयों से संबंधित परीक्षा ली जाती है, ठीक है ना, उसको बेहतर बनाया जाएगा। बस इतना ही लिखा हुआ है शिक्षा नीति 2020 में, 108 पन्ने मैंने पढ़ लिए हैं, तो उसको बेहतर बनाया जाएगा। एक बात ये। दूसरी बात, टेट का नाम सुना हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, शिक्षक भर्ती पात्रता होती है टेट, तो इसको भी विकसित किया जाएगा और बेहतर तरीके से इसको विकसित किया जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रहे अब ये भर्ती कैसे होगी नए शिक्षकों की, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा शास्त्र अर्थात जो विषय की परीक्षा है, विषय की परीक्षा होगी, अर्थात मान लीजिए मैंने इतिहास में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दी है, तो उस विषय में कुल अंक और साथ में टेट का जितना प्रदर्शन रहा इसके कुल अंक, ये ध्यान रहे जुड़ेंगे और फिर होगा टोटल, तब उनसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रहे उन अंकों को जोड़ करके वहां पर उसको आगे की स्टेज के लिए बढ़ाया जाएगा। यह पहली स्टेज, प्रथम स्टेज पास कर ली इसने, ठीक है ना, यानी कि वो कहने का अर्थ ये है कि उस भर्ती के योग्य तो हो गया है, वो शिक्षक बनने लायक है, लेकिन उसके बाद में जो दूसरी स्टेज है वो ये होगी कि उसका जो शिक्षण प्रदर्शन है, शिक्षण प्रदर्शन का मतलब ये है कि आजकल बीएड करवाते हैं तो बीएड में उन बच्चों को स्कूलों में भेजा जाता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए कि भी उन बच्चों को शिक्षण कैसे कराया जाए, पढ़ाया कैसे जाए, पढ़ाने में कोई हिचकिचाहट हो तो वो दूर कर ली जाए। अच्छा बेहतर पढ़ाने के लिए कौन कौन से हमें जो कहने के नियम उनको फॉलो करना चाहिए, जो पुराने पूर्व गुरु जी जैसे तो उनके नेतृत्व में वो काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी गलतियां बताते हैं कि भाई ये गलतियां मत करो, उन नए तैयार कर रहे हैं ना उनको कि बीएड करते हो। तो दूसरी जो स्टेज है मैं बता रहा हूँ, उस स्टेज में क्या होगा, उस स्टेज में ये होगा कि जो
वो बीएड धारी है जिसने टेट पास कर लिया है, परीक्षा पास कर ली, इसमें अंक अच्छे आए हैं और उसमें मान लीजिए 5 या 10 गुना जो भी गवर्नमेंट का आधार है वो पास करके आगे भेजेंगे, और फिर उन 5 या 10 गुना जो पास हो जाएंगे उन बच्चों का, उन अभ्यर्थियों का पढ़ाने का प्रदर्शन जांचा जाएगा। पढ़ाने का प्रदर्शन जांचा जाएगा। प्रदर्शन का मतलब शिक्षण, वो शिक्षण कैसे कराता है, बच्चों को शिक्षण पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या बच्चों को समझा पाता है, क्या उसकी भाषा स्पष्ट शैली है, तो ये बातों का ध्यान रखा जाएगा। अगर उसको पढ़ाना नहीं आता, वो धुजने लग गया और उसको लिखना भी नहीं आता, तो वो भले ही चाहे पास कर ले, क्योंकि आजकल की जो परीक्षा है उसमें सीधा सीधा वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, गफला भी हो जाता थोड़ा बहुत। अब इनका अपने साक्ष्य तो नहीं दे सकते, पर लोग कहते हैं, तो कहने का अर्थ ये है कि वो पास हो जाते हैं, वो टीचर बन जाते हैं, फिर आगे बच्चों के सामने वो थरथराते हैं, बच्चों का रिजल्ट खराब कर देते हैं। बच्चे हमेशा मुंह पे तो नहीं कहते, गुरु का सम्मान करते हैं, लेकिन पीछे से ज़रूर वो कुछ न कुछ यानी कि ऐसी बातें छेड़ते हैं घर वालों के कि हमारे गुरुजी हैं या हमारी अध्यापिकाएं हैं, ये इस प्रकार से इसमें ये कमी है, उसको खुद को ही नहीं आता, उसको ये बातें वो बच्चे बोलते हैं। तो वो क्या है, वो कमी यही है भाई, यहीं से कमी होगी। अब वो टेट में भी अच्छा अंक लिया है, यहाँ भी अच्छा अंक, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, तो बच्चा बिल्कुल ये कहेगा बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छी अध्यापिका है, यानी कि हम उसके कारण आगे बढ़ रहे हैं। ये बात है कि हमारी शिक्षक वर्ग की एक मतलब कहें तो ये थोड़ी सी यही मान लीजिए कि समाज में ज़्यादा हो गए हैं लोग, लेकिन वैल्यू आज भी है और वैल्यू को प्रदर्शित नहीं करते। शिक्षक उसको ध्यान में भी नहीं लाता। कई बार बच्चे मेरिट में आते हैं, मेरिट में आने के बाद में वो बच्चे इस प्रकार से वो अखबार में अब फोटो खिंचाते हैं और वो क्या पूछते हैं उससे अखबार वाले या मीडिया वाले कि आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों का मैंने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि मैं ये श्रेय मेरी माँ को देता हूँ, दादा को देता हूँ या मम्मी पापा को देता हूँ। इस प्रकार से उन गुरुओं को भूल जाते हैं जिन्होंने 100 नंबर दिलाए उनको प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गुरु बेहद मेहनत करते हैं, तो वो पढ़ाने का प्रदर्शन देखा जाएगा। फिर भी सिलेक्शन का बेस नहीं है, इसको पार कर गया तो फिर उसके साक्षात्कार होगा। अगली स्टेज क्या होगी उसकी होगी साक्षात्कार, जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं भाई, साक्षात्कार। तो साक्षात्कार का भी कुल अंक होंगे इस प्रकार से, तो सारे अंक टोटल कर लिए जाएंगे और कुल अंक जोड़ करके और शिक्षक भर्ती में उसका फिर स्थान बनेगा। तो ये समझ में आ गया होगा शिक्षक भर्ती 2020 के अनुसार आने वाली जो शिक्षक भर्ती वो कैसे होगी। एक बात और बता देता हूँ, कईयों को टेंशन हो गई होगी, ये तो बड़ा गलत हो गया। बता देता हूँ आपको, ये जो लागू होगी, इसकी पाठ्यचर्या लागू होगी, ये ऐसी व्यवस्थाएं जब राज्य सरकारों पर लागू, क्योंकि शिक्षा समृद्धि सूची का विषय होता है, जब केंद्र सरकार लागू कर देता है तो लगभग साल भर का टाइम दिया जाता है राज्य सरकार को कि आप इसमें बदलाव करें भाई। तो राज्य सरकार एक भर्ती, यानी कि वो क्योंकि अचानक बदलाव नहीं करती, एक भर्ती तो करवाई देती है पुराने नियमों से। हो सकता है ज़्यादा चांस यही है कि जैसे पुराने नियमों से जो सीधी टेट से भर्ती होती थी, एक भर्ती आपकी हो जाए। एक बार सरकार अस्थिर चल रही है, बाड़ेबंदी चल रही है, जो भी है, इनका क्या मैटर है, ये सरकारी स्तर पर, राजनीति का अपने को मतलब नहीं है, अपने पढ़ाने से मतलब है। तो कहने का अर्थ ये है कि सरकार स्थिर होने के बाद में देखते हैं कि ये महामारी का दोष देते हैं या फिर ये कहते हैं कि सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा वे बीजेपी वाले थोड़े गड़बड़ कर रहे हैं, भले मुझे नहीं पता कौन कर रहे हैं। हमें चाहिए हमारे भाई बंधु जो हमारे शिष्य हैं, हमारे जितने पास के जो बेरोजगार लोग हैं, उनको नौकरी चाहिए। हमें तो नौकरी चाहिए, हमें सरकार बनाई है तो हमें नौकरी चाहिए, और नौकरी के लिए टीचर भर्ती निकालनी चाहिए। एक भर्ती तो कम से कम पुरानी व्यवस्था से करवाएं, हम ये चाहते हैं, इसके बाद में लागू कर दें। तो शिक्षक भर्ती समझ में आ गया होगा आपको कि शिक्षक भर्ती कैसे होनी है। अब आगे के जो दूसरा स्टेप है वो बताता हूं आपको। तो हम बात करते हैं छात्र शिक्षक अनुपात की। तो जो एनसीईआरटी ने पहले जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनाई थी 2005 में प्रोफेसर यश पाल के नेतृत्व में, उसके बाद में अनिवार्य शिक्षा जो अधिनियम लागू हुआ, उसमें ध्यान रहे जो छात्र और शिक्षक अनुपात था वो 40:1 था। ये, और अगर हम मिडिल की माने, ये 40:1 तो कक्षा 1 से 5 तक था, और 6 से 8 तक ये अनुपात था 35:1। अर्थात कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक की जो कक्षाएं होती थी उनके लिए 40
कहने का छात्र होते थे तो उन पर एक शिक्षक होना जरूरी था। ये संख्याएं ज़्यादा हों तब की बात हो रही है, बल्कि हर स्कूल में 2 शिक्षक तो होने जरूरी है, लेकिन मैं संख्या की बात कर रहा हूँ। और मिडिल स्कूल में 6ठी से 8वीं तक की बात करूँ तो 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए था। अब जो 2020 की शिक्षा नीति आई है, इसमें शिक्षक छात्र अनुपात क्या रखा गया है उसकी मैं बात करूँगा। तो ध्यान रहे, ये अनुपात रखा गया छात्र 30 और शिक्षक 1। अर्थात ये बहुत बड़ी बात है कि कहने का अर्थ है, मैंने बताया था कि जीडीपी का 6% 2020 की शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% जो रुपया है वो शिक्षा पर खर्च होगा। तो वो रुपए बढ़ गए हैं और उन रुपयों से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अर्थात स्कूल में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मैदान, खेल सामग्री और उसके अलावा जितने भी कहने का अर्थ है स्टूल टेबल कंप्यूटर वगैरह, ये व्यवस्थाएं, लाइब्रेरी वगैरह, तो ये है उनका तो विकास होगा ही। साथ में यहाँ पर शिक्षकों को पेमेंट देने के लिए भी बढ़ गया कि पेमेंट ज़्यादा आएगी, 6% खर्च होगा। तो यहाँ जब 40 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करता था या 35 बच्चों पर 6ठी से 8वीं तक हुआ करता था, तो उन बच्चों को संभालना मुश्किल था। जितने बच्चे कम होंगे, अर्थात एक आदर्श क्लास उसको कहा जाता है कि 20 से 30 बच्चे हों कम से कम एक क्लास में, उसमें एक शिक्षक हो, तो वो अपने पीरियड में उस बच्चे को पूरी तरह संभाल सकता है, उसकी पूरी की पूरी कॉपियाँ जाँच कर सकता है, उसकी गलतियाँ पकड़ सकता है, उसकी शिक्षण व्यवस्था आदर्श कही जा सकती है। लेकिन ज़्यादा बच्चे होंगे तो अनुशासन भी नहीं रह पाएगा और कहने का अर्थ बच्चे भी आपस में मतलब कहने का अर्थ महसूस नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये बड़ी अच्छी शिक्षा नीति बनाई, इसमें 30:1 रखा है। शिक्षक भर्तियों जो होना चाहते हैं उनको प्रश्न पूछ सकते हैं, पहले पूछा हुआ है कि 2020 की शिक्षा नीति में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा, तो बताएंगे आप 30:1, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर यही प्रश्न ऐसे हो कि जो सामाजिक, ऐसे हम किसको कह सकते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जो क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र, उनमें क्या होगा, उनमें छात्र शिक्षक अनुपात की बात करूं तो उसमें ध्यान रहे केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक आर्थिक रूप से मतलब वो है जो आदिवासी हैं, अभी पूरी तरह समाज में ढल नहीं पाए, अर्थात वो अभी चलवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं हैं, वो हैं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए। आर्थिक रूप से पिछड़े भी वही हुए हैं क्योंकि उनको शिक्षण व्यवस्था है नहीं, तो वो मेहनत करके कमा के खाते हैं, तो कभी कभार बरसात नहीं हो तो वो आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। या पशु चारण है जो करते हैं, पश्चिम राजस्थान है या दक्षिण राजस्थान है, डूंगरपुर बांसवाड़ा मान लीजिए, पश्चिम राजस्थान बाड़मेर साइड में भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो वहाँ पर भी पिछड़ा इलाका है, आर्थिक रूप से पिछड़ा, क्योंकि वहाँ खेती हो जाती तो ठीक है, नहीं पशुपालन में भी ज़्यादा सा वहाँ पर इतना कहें तो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाती। ऐसे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना रखा है, 25:1। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मोस्ट बात है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 रखा है। और जहां पर सामान्य की बात करूं, जहां पिछड़े हुए नहीं क्षेत्र हैं, अर्थात वो क्षेत्र ठीक है, तो वहां पर 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। तो ये समझ में आ गई होगी आर्थिक और सामाजिक वाली बात और छात्र शिक्षक अनुपात। अगले स्टेप बताता हूं आपको। अगले स्टेप की बात करते हैं शिक्षा नीति 2020 में। ये शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक का ध्यान रहे और साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, अभी कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ इसमें बात आएगी कि कॉलेज में किस प्रकार से हमें कौन कौन से पार्ट में किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, कौन सी डिग्रियां करनी है, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी वो बताऊंगा बाद में, अभी आएगा। तो शिक्षक स्थानांतरण की मतलब बदली की बात करते हैं, तबादला की बात करते हैं। बहुत सारे शिक्षक राजस्थान में तबादलों के लिए शिक्षा मंत्री के पास लाइन लगी रहती है और कई शिक्षक तो ये मान लीजिए कि रात और दिन वो वहाँ न जाए तो भी दिमाग में वही रहती, कब बदली हो कब बदली हो। चले कहीं भी जाओ भैया, गांव चले जाएंगे तो वहाँ भी ऐसे ही रहेगा, स्कूलें वही मिलनी है, पढ़ाने वाला है वो हर जगह संतुष्ट रहता है। माना कि किसी किसी की परिस्थितियाँ होती हैं घर गृहस्थी में कि वैसे बीमार, माता पिता बीमार या घरेलू प्रॉब्लम सबके होती है भाई, ऐसा कुछ नहीं आप सोच रहे हो कि भाई नहीं फलाने, सबके साथ होता है। लेकिन ये बात अलग है, लोग इनका ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं कि जब तक हो
तो क्यों ना, अगर हमारा शिक्षा मंत्री है या हमारी कुछ जानकारी हम इस पार्टी से जुड़े तो वो ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश ही करेगा। उसको ये मतलब नहीं है कौन परेशान है कौन। तो इसलिए इस भ्रष्टाचार, इस अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए 2020 की शिक्षा नीति में शिक्षक स्थानांतरण पर ध्यान रहे रोक लगा दी गई है। बहुत बड़ी बात आई, देखिए रोक लगा दी गई है। अब आप सोचेंगे कि अब क्या करें भाई, रोक लगा दी है, बता देता हूँ 2020 की शिक्षा नीति। तो ज़्यादातर शिक्षक अब ये वीडियो देख लेंगे या इसको समझ लेंगे, कहीं भी समझ लें, मेरा वीडियो नहीं देखें वो जाकर शिक्षा मंत्री के पास बैठ जाएंगे, साहब बदली करा दे। वो पिंडा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है बाद में बदली नहीं होगी। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रहे, यानी कार्य पर रोक लगा दी गई है। और एक बात और रखी गई इसमें, यानी कि निर्धारित तरीके से अगर होता है, परिस्थितियां विशेष होने पर ही बदली होगी। तो बदली अगर करी भी जाएगी तो वो होगी निर्धारित तरीके से, निर्धारित तरीके से विशेष परिस्थिति। और विशेष परिस्थिति ये बात रख दी है, वैसे मैं इसको यही कहूँगा कि बहुत ही विशेष, और वो भी विशेष नहीं बहुत विशेष लगाया गया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा विशेष हो जाए, ये इसलिए लिखा कि विशेष परिस्थिति दी गई। तो विशेष परिस्थिति राज्य सरकार कभी मान लेगी, भाई अपना कोई भी चहेता है उसको कर देगा ट्रांसफर, और ये तो मेरा चहेता, तो विशेष परिस्थिति होगी उसकी। पर बहुत विशेष लिखा है, बहुत विशेष परिस्थिति या होने पर, परिस्थितियां होने पर, और वो भी ऐसे नहीं होने पर, ऑनलाइन जानते हैं ना, ऑनलाइन फॉर्म लेकर किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना। ये ऑनलाइन फॉर्म क्यों लिया जा रहा है, ये पारदर्शिता लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए कि भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म लिए सबसे लिए जाएंगे, उसमें नीति नियम के तहत उनके ट्रांसफर किए जाएंगे। वो बहुत विशेष परिस्थितियों में होगा, बाकी रोक है। ये बात अलग है, किसी का प्रमोशन होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर कोई सीधी भर्ती में थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में चला जाता है, तो ये थर्ड ग्रेड से फर्स्ट में चला जाता है, तो उनका ट्रांसफर अपने आप ही माना जाएगा, तो उनको तो चाहती जगह मिल ही जाएगी। ये बात समझ में आगे होगी आपको इस शिक्षक स्थानांतरण नीति। अब अगला टॉपिक बात कर रहा हूँ, इसी में पॉइंट देखिए, शिक्षक स्थानांतरण हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं CPD की, अर्थात सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम। सतत का मतलब लगातार, कई बार भूल जाते हैं कई शिक्षक है ना, वो अगर प्रशिक्षण नहीं लें, एक दूसरे से अनुभव साझा नहीं करें तो सतत नहीं रह पाता। तो लगातार व्यावसायिक शिक्षक का क्या व्यवसाय है, शिक्षक का व्यवसाय पढ़ाना है, शिक्षण है, शिक्षण में निखार लाना, नए नए कौशल का विकास करना, किस प्रकार से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, रटे नहीं, रटन विद्या पर बिल्कुल पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब तो बिल्कुल उसको यानी कि कहें तो मुख्य शिक्षा पर अर्थात याद करने पर जोर दिया जाता है, न कि रटने पर। उसको बिल्कुल पूरी तरह अच्छी शिक्षण व्यवस्था पर लाया गया बच्चे को। तो सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम CPD, ये ध्यान रहे प्रत्येक वर्ष का मतलब एक वर्ष मान लीजिए, एक वर्ष में प्रत्येक वर्ष, चाहे प्रधानाचार्य हो। अब आप बोलेंगे प्रधानाचार्य का क्या काम है, वैसे प्रधानाचार्य है ना, ये होता है तो उनका भी 2 पीरियड होते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, 2 पीरियड पढ़ाना होता है उनको, वो पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं वो अलग बात है। लेकिन प्रधानाचार्य का मैनेजमेंट तो होता है, मैनेजमेंट भी नहीं करना आता, कुछ प्रधानाचार्य ऐसे भी हैं। तो वो अगर जाएंगे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे तो दूसरे प्रधानाचार्य मिलेंगे, उनको बताएंगे, या कुछ MT जाएंगे वो उनको सिखाएंगे कि ये कंप्यूटर से ऐसी व्यवस्था होती है, ये भौतिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बच्चे का अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो इस प्रकार से उसको बचाना चाहिए, या फिर उसकी TC वगैरह चेंज करनी कैसे चाहिए। तो ये सारी शिक्षकों की कोई समस्या हो तो उसको कैसे सोल्व कर, शिक्षकों को कैसे साथ में लिया जाए, उनको आपस में मेलजोल करके कैसे काम कराया जाए, इन बातों की जो उसको जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वही तो है भाई व्यावसायिक शिक्षा। तो प्रधानाचार्य की व्यवसाय वो होगी, मैनेजमेंट की बातें होगी, प्रधानाचार्य हो चाहे शिक्षक हो, ठीक है ना, और शिक्षक चाहे कोई भी हो, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो उन सब के लिए एक वर्ष में कम से कम 50 घंटे का ये कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है। 50 घंटे कहने का वो वहाँ पर सीखेगा व्यावसायिक शिक्षा, और वहाँ पर जाकर के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के 50 घंटे हिस्सा लेना जरूरी है, ध्यान रहे।
हिस्सा लेकर के, और जितने भी अनुभव हैं यानी कि प्रैक्टिस है, सर्वोत्तम प्रैक्टिस का साझा करेगा वहाँ। भाई खुद की प्रैक्टिस, जैसे मेरी प्रैक्टिस है कि इस प्रकार से पढ़ाया जाए, तो मैं वहाँ साझा करूँगा तो दूसरा सीखेगा उससे, तो अपने अपने ज्ञान का साझा करेगा, ठीक है ना। इसके बाद में अब अगला स्टेप बात कर रहा हूँ, बात करते हैं अगली बात। कोई शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती होना चाहता है, शिक्षक उसने बीएड कर रखी वगैरह, लेकिन अब है टेट की बात आई, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। शिक्षक भर्ती पात्रता जो परीक्षा होती है वो पास करनी होती है, उसके बाद में ही बीएड किया हुआ व्यक्ति है वो नौकरी लग सकता है टीचर की। तो 2020 की शिक्षा नीति में इसमें बदलाव कर दिया गया। बता देता हूँ किस ग्रेड के शिक्षक है तो टेट अनिवार्य है। तो ध्यान रहे, पहले थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक था, थर्ड ग्रेड का जो शिक्षक होता था उसके लिए टेट अनिवार्य थी। वो बात अलग है कि राज्यों का में अलग अलग, जैसे अपने राजस्थान में उसको आरटेट बोला करते थे, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हरियाणा में एचटेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अलग अलग नाम थे। और उसका नाम फिर वसुंधरा सरकार ने एक भर्ती के माध्यम से करवाने के लिए शिक्षक भर्ती, उसने नाम रिट रख दिया कि रिट भर्ती। वो रिट मान लीजिए, टेट मान लीजिए, है एक ही चीज़, लेकिन वो रिट, ये हम अगर आपको रिट लिख दूँ बात एक ही है, रिट या टेट एक ही बात है। क्या वो सिर्फ थर्ड ग्रेड के शिक्षक के लिए अनिवार्य है? ध्यान रहे, अभी तक तो थर्ड ग्रेड के लिए अनिवार्य थी, अभी तक जो भर्ती शायद हो जाए इससे पहले एक और तो बात बन जाएगी, वरना बता देता हूँ आपको, अब सेकंड ग्रेड शिक्षक और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक इन सभी के लिए टेट होना क्या अनिवार्य है? बता दो। तो ध्यान रहे, इनके लिए भी अनिवार्य है। अब आप फर्स्ट ग्रेड में भर्ती होना चाहते हो टीचर, सेकंड ग्रेड में, तो भी टेट पास करना होगा, अर्थात रिट पास करना होगा। ये सिस्टम समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि शिक्षक भर्ती में आपकी शैक्षिक उपलब्धि अर्थात जो व्यावसायिक परीक्षा होगी उसके नंबर, साथ में टेट के नंबर, तो टेट के नंबर तो फिर एक में जुड़ेंगे, एक में, इसलिए ध्यान रहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं। फिर शिक्षण का प्रदर्शन वो कैसे पढ़ाते हो, फिर साक्षात्कार, तब जाके भर्ती होंगे टीचर्स। तो इस समझ में आ गया होगा आपको। अब अगली स्टेप की बात करता हूँ। हाँ तो देखिए, अब आगे अगला जो टॉपिक का नाम ये है कि अगर शिक्षक है उसका कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है तो क्या उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। 2020 की शिक्षा नीति में वेतन वृद्धि और उसके बाद में प्रमोशन, साथ में उसको प्रशस्ति पत्र, ठीक है ना, प्रशस्ति पत्र। वैसे ये बात कोई नई नहीं है, ये तो पहले भी थी, ठीक है ना। 1986 की शिक्षा नीति में लागू थी। शिक्षक जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसको ये ऐसे मिलते हैं, प्रोत्साहन जरूर मिलता है। बात करते हैं विशिष्ट बालकों की। विशिष्ट बालकों की शिक्षा, विशिष्ट बालक कौन से है? जो वो बालक है जो दिव्यांग है, ठीक है ना, दिव्यांग, जैसे किसी को सुनता नहीं, किसी को दिखता नहीं, किसी से वो बालक आता है दिव्यांग। उनकी शिक्षा, वो विशिष्ट बालक, उनकी शिक्षा के लिए ध्यान रहे जो अभी विशेष रूप से जो पढ़ रहे बच्चे अर्थात वो बीएड करते हैं, विशेष बीएड होती है, विशेष एसटीसी होती है, तो उसके लिए विशेष कोर्स। अब वो सारे तो इस प्रकार ले नहीं सकते, तो इसलिए जब तक वो विशिष्ट शिक्षकों में भर्ती नहीं होगी तो उन बच्चों को क्या होगा, इसलिए ध्यान रहे उनका भी एक अधिकार है, दिव्यांग बच्चों का अधिकार है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना, कि वो अपने अनुसार शिक्षक प्राप्त करें, कि उनको समझा सकें। एक बहरा बच्चा है उसको समझाने का तरीका अलग है, अंधे को अलग है, ब्रेल लिपि होती है। तो इसलिए जो सेवारत शिक्षक है, सेवारत का मतलब जैसे मैं अभी खुद शिक्षक के पद पर हूँ, तो उन मेरे को जैसे मान लीजिए विशेष प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो जो सेवारत शिक्षक हैं उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसको दिया जाएगा क्या, और विशिष्ट बालकों की शिक्षा दी जाएगी, अर्थात विशिष्ट बालकों को ध्यान दिया गया है इस शिक्षा नीति में। बहुत अच्छी बात है। अगला है 2030 तक शिक्षा से बच्चों को, ध्यान रहे पहले 1986 की शिक्षा नीति ये थी कि उन बच्चों को जोड़ा जाए सार्वभौमिक शिक्षा, लेकिन सार्वभौमिक शिक्षा नहीं। अब 2030 तक 100% बच्चों को शिक्षा देनी जरूरी है, ठीक है ना, कोई बच्चा नहीं बचेगा। और ध्यान रहे उन 100% बच्चों की जो शिक्षा है वो भी
14 ही नहीं, यानी अर्थात 6 से 14 वर्ष के बालकों की नहीं, उसको बढ़ाया जाएगा आगे तक, 12वीं तक कोशिश की जाएगी कि कम से कम प्रत्येक बच्चा 12वीं पास हो, यानी कि 10+2 जो वाला पुराना वाला नियम था, अब अपने 5+3+3+4 कर दिया है नियम मॉडल, तो वो समझ में आ गया होगा आपको। 2030 तक शिक्षण का मतलब जो पढ़ाने वाला होता है, शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता, तो न्यूनतम योग्यता अभी क्या है, अभी तो यही है कि बीएड और साथ में वो टेट हो भाई या अपने रिट हो, ये लागू कर रखा है। तो 2030 तक तो देखो रिट तो होगा ही, अर्थात टेट तो होगा ही, वो तो हटने वाला नहीं है, लेकिन और बीएड भी होगा। लेकिन ध्यान रहे इसमें एक चीज नई डाली गई है, ये 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, ये डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी वो शिक्षक बन पाएगा। ये 2030 तक लागू हो जाएगा। इससे पहले तो जो भी, कहने का अर्थ जिन्होंने डिग्रियां कर ली है, जैसे मैंने 1 साल में बीएड की थी, पहले नहीं ये लागू था, लेकिन 2030 के बाद में 4 वर्ष की ही बीएड हो जाएगी, बाकी वो 2 वर्ष वगैरह 1 वर्ष वगैरह सब हट जाएंगे, ठीक है ना। ये उस समय तक, क्योंकि अभी जो बच्चे बीए कर गए उनके लिए तो फिर वो 4 वर्ष की क्यों करेंगे, तो इसलिए ना ये नियम बदलाव किया गया है कि इस शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक शिक्षक बनने के लिए, शिक्षण कराने के लिए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, टेट उसके लिए भी अनिवार्य है, और कम से कम 4 वर्षीय एकीकृत एक साथ में, जैसे आजकल करते हैं ना 12वीं पास के बाद में बीए प्लस बीएड, ऐसा एकीकृत बीएड डिग्री होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ये नियम लागू किया गया है। और अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो उन बच्चों के लिए है जो अभी पढ़ रहे हैं, 12वीं पास कर लिए, वो कॉलेज स्तर पर जाना चाहते हैं, उनको किस प्रकार से क्या करना होगा, उनके लिए बारे में बता रहा हूं मैं। तो देखिए प्रिय छात्रों, अब बात हो रही शिक्षा उपलब्धि की। ये वो स्कूली शिक्षा, यानी स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली है, स्कूल शिक्षा पूर्ण करने के बाद कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज स्तर की बात कर रहा हूं, कॉलेज स्तर में किस प्रकार शिक्षा उपलब्धि होगी, तो ध्यान रहे, ये अपने को पता है कि बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स है या बीए बीएससी है, जो भी है बैचलर ऑफ साइंस, ये कितने साल की है, ये 3 वर्ष के लिए है, ठीक है ना। कितने वर्ष के लिए है बीए, 3 वर्ष के लिए, यानी कि वो पहले फर्स्ट ईयर करेगा, ठीक है, फिर सेकेंड ईयर करेगा, और फिर थर्ड ईयर जिसको फाइनल बोलते हैं, ठीक है ना, फाइनल ईयर। तो इस प्रकार से 3 क्लासें पढ़ेगा, जब जाके उसको बीए की डिग्री प्राप्त होगी। ध्यान रहे, कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनके साथ कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं या ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि वो बीच में छोड़ देते हैं, अर्थात जिसने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, किसी ने सेकेंड ईयर करके छोड़ दिया, फाइनल के एग्ज़ाम नहीं दे पाए, बीच में कहीं नौकरी लग गए, नौकरी के दौरान परीक्षा नहीं दे पाए, या कहीं और कोई समस्या आ गई, उसकी कोई दूसरा कोर्स बीच में करना ज़रूरी हो गया, तो उसकी फाइनल ईयर नहीं होने के कारण से वो बीए पूरी की पूरी रद्द हो जाती है, क्योंकि गैप ज़्यादा लग जाएगा। 1 या 2 साल का गैप छोड़ देते हैं, पर मान लीजिए 3 या 4 साल का लग जाए तो वो तो रह गया ना। इसलिए केंद्र सरकार ने 2020 की शिक्षा नीति में बदलाव किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, उन सबके लिए, शिक्षकों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि उनके भी तो बच्चे हैं, वो भी तो पढ़ते हैं, यार साथी दोस्त वगैरह जो भी हैं, तो उनके लिए, सबके लिए जानना जरूरी है। तो ध्यान रहे, सरकार ने अब क्या बदलाव किया है, केंद्र सरकार ने 2020 की शिक्षा नीति में जो बच्चा फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता है पढ़ाई, उसको ध्यान रहे सर्टिफिकेट मिलेगी। क्या मिलेगी, सर्टिफिकेट, 1 साल की सर्टिफिकेट मिल जाएगी अगर कोई फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता है। अगर कोई 2 साल करके छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा, डिप्लोमा, अर्थात उसका बीए का डिप्लोमा हो गया। यानी कि ये मान लिया जाएगा कि उसने बीए की 2 क्लासें पार कर ली है, बीए का डिप्लोमा उसके पास। कई बच्चे ऐसे होते हैं 2 साल करने के बाद में तीसरी नहीं दे पाते, उसके लिए दोनों साल की पढ़ाई है वो कोई काम नहीं आती, बेकार चली जाती है। इसलिए ये केंद्र सरकार ने, या मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भारत के शिक्षा मंत्री अपने रमेश पोखरियाल निशंक को, कि उन्होंने ये अच्छा काम किया है कि वो जो बच्चे नहीं दे पाते उनके लिए ये बचाव हो गया। तो
तो 2 साल में डिप्लोमा हो गया, फिर बीच में अगर गैप लग गया और वो वापस देता है एग्जाम, तो उसको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। तो ध्यान रहे ये सर्टिफिकेट है, नहीं सॉरी सर्टिफिकेट नहीं, डिग्री। ये क्या मिल जाएगी? डिग्री। तो हमें डिग्री 3 साल बाद मिलती है। अब अगर 3 साल से पहले पढ़ाई छूटती है तो कम से कम ये कागज़ तो हमारे पास रहेंगे कि मैंने सर्टिफिकेट कर रखा है बीए में, या बीए में डिप्लोमा कर रखा है, या बीएससी में कर रखा है। ये जो उच्च शिक्षा के लिए अर्थात कॉलेज स्तर का जो नियम लागू किया है, तो ये समझ में आ गया होगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और अब इसके बाद में ये एक बात और है, यानी कहने का अर्थ ये है कि अब एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल को समाप्त कर दिया गया, ये डिग्री नहीं होगी अब सीधा ही स्नातक होगा। स्नातक जानते हो? स्नातक का मतलब ये है कि ये बीए करना, अर्थात बीए, और फिर स्नातकोत्तर हो जाएगा। स्नातकोत्तर का मतलब एमए या एमएससी जो भी मानते हो आप, ठीक है ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। अब इसमें क्या नियम बदलाव किए उसने, अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए पीएचडी करना चाहता है, तो अगर पीएचडी करना चाहता तो उसके लिए क्या नियम है, स्नातक 3 साल की हो जाएगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिग्री मिल जाएगी 3 साल प्लस 1 साल का अगर वो शोध और ले लेता है, 1 साल प्लस शोध, ठीक है ना। कोई विषय में शोध करते हैं ना कई बार, जैसे मान लिया आपने नाम सुना होगा डी या पीएचडी वगैरह करते हैं तो शोध करते हैं। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक ही था, क्या चेतक की क्या क्या खासियत, तो ये शोध हो गया एक तरह से, तो वो बहुत सारी किताबों में देखेगा शोध माना जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ ये है कि 3 साल की डिग्री साथ में 1 वर्ष का शोध अगर साथ में कर लें तो वो 4 साल की शोध सहित डिग्री हो जाएगी। 4 वर्ष की शोध के साथ डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना, शोध के साथ डिग्री। तो वो व्यक्ति है क्या कर सकता है, वो व्यक्ति बीए तो कर ही ली, अब उसको मात्र 1 ही साल और लगेगी स्नातकोत्तर में, 1 साल, क्योंकि 1 डिग्री 1 साल तो शोध में लगा दी उसने, 3 साल स्नातक में लगा दी, अब उसको मात्र 1 साल एमए में और लगानी पड़ेगी। इस प्रकार से 5 साल होते ही उसकी स्नातकोत्तर हो जाएगी 1 साल में, और फिर वो पीएचडी कर सकता है, ठीक है ना। अब उसको 1 साल लगानी पड़ेगी। और अगर वो सीधा स्नातक करता है, मान लीजिए ऐसे नहीं करता, वो करता है मान लीजिए 4 वर्ष की स्नातक डिग्री और शोध में स्नातक डिग्री के साथ पीएचडी करना चाहता है, तो ध्यान रहे उसको 3 साल की करेगा तो स्नातकोत्तर करना पड़ेगा, और स्नातकोत्तर करने के बाद में वो क्या करेगा, पीएचडी, ठीक है ना। यहाँ पर ये छूट दी गई है कि स्नातक बीए के साथ 1 वर्ष का अगर शोध हो जाता, 4 साल के अगर स्नातक करेगा वो, तो मात्र 1 साल में स्नातक ये एमए हो जाएगा उसका, ठीक है ना, और फिर अगले साल पीएचडी कर सकता है वो, ठीक है ना। एमफिल नहीं करेगा, एमफिल समाप्त कर दी गई है। ये बात आपके समझ में आ गई। बहुत छोटी सी बात और बची हुई है, बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इस शिक्षा नीति का लास्ट टॉपिक है, मल्टी एंट्री शिक्षा। ये क्या है, देखिए पहले जो स्टूडेंट हुआ करते थे और वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए किसी ने बीए ले लिया, ठीक है ना, बीए, और बीए के साथ उसकी इच्छा है बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ, मान लीजिए उसके पास हिस्ट्री है, इतिहास है, मान लीजिए ना, इतिहास है, भूगोल है ना, और हिंदी साहित्य, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, हिंदी साहित्य। तो अगर मान लिए वो बच्चा ये चाहे कि मुझे तो राजनीति विज्ञान और पढ़ना है, राजनीति विज्ञान, तो ध्यान रहे ये यही है मल्टी एंट्री शिक्षा। ये है कि अब कोई नियम बाध्यता नहीं है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो साइंस के साथ अगर इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वो एक सब्जेक्ट इधर से ले सकता है। इसके पुल बनाए जाएंगे, अलग अलग पुल होते हैं ना, जैसे ग्रुप वैसे बनाए जाएंगे। कोई स्टूडेंट है मान लीजिए आर्ट्स का है या साइंस का है, वो चाहता है वाणिज्य का है, वो चाहता है मैं इनके साथ साथ मैं एक मतलब संगीत का कोई टॉपिक लूँ, संगीत का कोई विषय लूँ, तो संगीत शास्त्र ले सकता है। इसे मतलब कहने का अर्थ बदल सकते हैं सब्जेक्ट, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि उस पुल में कि बीए का बच्चा अगर मान लो चाहे वो सिर्फ इन पर ही बाध्य होगा, दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकता। ये ऐसे छूट कर दी गई है बच्चों के लिए। और एक यूजीसी विश्व जो अनुदान आयोग है, विश्व यूजीसी होता है, ग्रांट कमीशन, ठीक है ना,
विश्वविद्यालयों के लिए जो अनुदान आयोग होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है या AICTE है या नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, अर्थात ये टीचर से संबंधित बातें ये तय करती है, इनको खत्म कर दिया गया है। इन तीनों संस्थाओं को खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह क्या बना दिया गया है? NHERC। एन का मतलब नेशनल हायर, ई का एजुकेशनल और आर का मतलब रेगुलेटरी और सी का मतलब काउंसिल। बड़ा महत्वपूर्ण मोस्ट है। ये नई संस्था स्थापित की है UGC, AICTE और NCTE की जगह कौन सी संस्था का स्थापना की गई है? तो वो ध्यान रहे, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये हायर एजुकेशन पर नियम बनाती है, तो ध्यान रहे। ये आपके समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, 108 पन्ने पढ़े हैं शिक्षा नीति के, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके पसंद आया होगा। तो कृपया इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने आपके लिए मेहनत करके मैं यहाँ पर गर्मी में और ये वीडियो बनाया है, सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों, सभी टीचर को इसमें फ़ायदा होगा। मानता हूँ कि मनोरंजन नहीं होता इससे, क्योंकि मनोरंजन तो उसी से होता है जहाँ पर डांस वगैरह या फिर टिकटॉक वगैरह, लेकिन मनोरंजन ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये मनोरंजन भी साथ साथ में ज़रूरी है। अगर ये मनोरंजन आपने कर लिया तो मैं कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, आप इस शिक्षा नीति को जान जाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य है वो आप संवार लेंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।